Hello everyone, welcome to this channel. In this video, we will solve section C of sample paper 2025-26 Mathematics Standard. Okay, so क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे एक फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को समझा देता हूँ. इस सर्किल में देखो यहाँ पे 3 टेंजेंट्स हैं. ओके, यहाँ पे एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जो कि उस सर्किल को P और Q पॉइंट में टच कर रहे हैं, और एक टेंजेंट है जो कि C पॉइंट में टच कर रहे हैं. और ये दोनों पैरेलल लाइन को और एक लाइन जो कौन कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, A पॉइंट और B पॉइंट में. तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल AOB 90 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. तो पहले हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे. सपोज दिस इज द सर्किल एंड यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं. सपोज ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है. अनदर पैरेलल लाइन इज दिस. ओके, सो यहाँ पे कुछ नेमिंग कर लेते हैं. एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश. ओके, ये है सपोज एक्स वाई, ये है एक्स डैश वाई डैश, ये ए एंड बी, ये बी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पी, ये क्यू. ओके, और क्या गिवन है, यहाँ पे O है. ओके, हमें ये एंगल को 90 डिग्री दिखाना है. ओके, ये एंगल को 90 डिग्री दिखाना है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे. इस पॉइंट को हम जॉइन करेंगे. ओके, सो यहाँ पे है O और क्या है C, और ये पॉइंट C है. ओके, सो गिवन और टू प्रूफ आप लोग खुद लिखना. ओके, मैं डायरेक्ट प्रूफ बताता हूँ. देखो, पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OAC. ओके, ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाय SSS क्राइटेरियन. क्या है, AP इक्वल टू AC, थ्योरम 10.2. 2 एक्सटर्नल पॉइंट से 2 क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है. और क्या है, OP इक्वल टू OC. ये क्यों सेम हुआ, ये रेडियस है उस सर्किल का. और OA क्या है, ये एक कॉमन साइड है. ओके, सो ये दोनों ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC. ये कौन सा क्राइटेरिया में होता है, SSS. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल को इक्वल लिख सकते हैं. सो एंगल क्या है, AOP इक्वल टू, ये दोनों एंगल को हम इक्वल लिख सकते हैं. AOP इक्वल टू AOC, ये है CPCT. सपोज ये दोनों एंगल को हम क्या लेंगे, X लेते हैं. सपोज दिस इज X एंड दिस इज X. ओके, हमें इजी होगा. सिमिलरली ये आप लोग खुद करना. ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लोग ये सारे स्टेप लिखना. क्या लिखना, OC इक्वल टू OQ, BQ इक्वल टू CQ एंड BC इक्वल टू BQ एंड BO इज कॉमन. तो आप लोग खुद करना. तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है. क्या, OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBQ. समझ में आ गया. तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल भी सेम लिख सकते हैं, राइट. सो एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOQ. सपोज लेट दिस एंगल Y. सो यहाँ पे भी Y, यहाँ पे भी Y. ओके, यहाँ पे देखो POQ, ये एक स्ट्रेट लाइन है. मतलब ये POQ एंगल क्या है, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री है. एंगल POQ ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसीलिए एंगल POQ कितना होगा, 180 डिग्री. दैट इज लीनियर एंगल. POQ कौन कौन सा एंगल को ऐड करने से मिलेगा, देखो ये जो 4 एंगल है यहाँ पे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब x प्लस x प्लस y प्लस y, ये मिलके कितना होगा, 180 होगा. ये POQ बनता है. सो यहाँ पे कितना है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180. सो अगर हम 2 को कॉमन फैक्टर लेंगे तो x प्लस y इक्वल टू होगा 180 डिग्री. ओके, सो x प्लस y इक्वल टू कितना है, 180/2 दैट इज 90 डिग्री. सो x प्लस y 90 डिग्री हो गया. तो x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AOC लिख सकते हैं. ओके, हमने यहाँ पे सपोज किया था AOC. और y के बदले हम क्या लिख सकते हैं, BOC लिख सकते हैं.
BOC इक्वल टू 90, AOC और BOC अगर ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्किल विथ सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। यहाँ पे भी एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ओके, सपोज दिस इज द सर्किल एंड एक्सटर्नल पॉइंट सपोज यहाँ पे है P, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ है। ओके, PA एंड PB, PA एंड PB, ये है PA और ये PB, दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है विथ सेंटर O। उस सर्किल का सेंटर क्या है, O। ओके, और क्या गिवन है, हमें प्रूव करना है APB इक्वल टू 2OAB। APB कौन सा एंगल है, ये वाला है। APB इक्वल टू 2OAB, OAB। सो यहाँ पे देखो OAB कौन सा वाला एंगल होगा, OA एंड B। ओके, दिस एंगल OAB इक्वल टू 2APB। सॉरी, मैंने यहाँ पे APB इक्वल टू 2OAB, ये हमें प्रूव करना है। APB इक्वल टू 2OAB, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, सपोज ये एंगल को हम क्या लेंगे, थीटा लेंगे। APB को मैं क्या लूँगा, थीटा लूँगा। अगर APB थीटा होता है, PA इक्वल टू PB, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ओके, सपोज इन ट्राइंगल APB, ये तीनों एंगल मिलके कितना है, 180 डिग्री है। ओके, सो APB प्लस PAB प्लस ABP, ये मिलके कितना होगा, 180 डिग्री, सम ऑफ थ्री एंगल्स। सो APB के बदले में क्या पुट करूँगा, थीटा पुट करूँगा। सो यहाँ पे PAB की जगह PAB रहेगा और APB, ये दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है, क्योंकि PA इक्वल टू PB है, तो मैं यहाँ पे भी PAB लिख सकता हूँ इक्वल टू 180। सो यहाँ पे PAB प्लस PAB कितना है, 2PAB इक्वल टू 180। ये थीटा अगर इधर आएगा तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सो PAB इक्वल टू कितना होगा, एंगल PAB इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाय 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाय 2, क्योंकि 180 बाई 2 कितना है, 90 और थीटा बाई 2 ऐसे रहेगा। सो PAB हमें मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए OAB। ओके, हमें चाहिए एंगल OAB। OAB कैसे मिलेगा, देखो ये जो छोटा वाला एंगल है, ये एंगल कैसे मिलेगा, ये टोटल एंगल से अगर इसको मैं माइनस करूंगा, टोटल एंगल क्या है, OAP। ओके, OAP, अगर OAP एंगल से मैं अगर इस एंगल को माइनस करूंगा, कौन सा एंगल, PAB, इसको अगर माइनस करूंगा तो मुझे OAB मिलेगा, राइट। सो OAP का वैल्यू कितना है, O सेंटर है एंड A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। सो एंगल OAP की जगह हम क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री माइनस PAB की जगह यहाँ पे हमने डिराइव किए थे क्या, 90 माइनस थीटा बाई 2। ओके, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2। सो 90 कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2। ओके, सो अगर देखो एंगल OAB इक्वल टू थीटा बाय 2, थीटा के जगह मैं क्या पुट करूंगा, कौन सा एंगल को मैंने थीटा सपोज किया था, APB इक्वल टू APB बाय 2। 2 अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2OAB इक्वल टू APB। ये हमें प्रूव करना था और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, APB इक्वल टू 2OAB। Next move to question number 27. In a workshop, the number of teachers English, Hindi and Science are 36, 60 and 84. यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का टीचर हैं, कौन कौन से हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस। ओके, इंग्लिश, हिंदी और साइंस। कितने नंबर ऑफ टीचर हैं, 36, 60 एंड 84।
36, 60 एंड 84। ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। ओके, इफ हमें मिनिमम ये सारे टीचर्स को हम रूम में अरेंज करके रखेंगे, कैसे, कंडीशन क्या होना चाहिए, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड, सेम नंबर ऑफ टीचर रहेंगे सारे रूम में, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ओके, कंडीशन को समझो, हम मिनिमम कितने रूम में इन सारे टीचर को अरेंज करेंगे ताकि जो भी रूम में रहेंगे सारे टीचर क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ टीचर रहेंगे हर एक रूम में और सेम सब्जेक्ट का भी होना चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पे देखो, मिनिमम वर्ड में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे एलसीएम मत निकाल लेना, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए, पहले हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ कितना, 36, 60 एंड 84, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो ये फैक्टर 2 से जाएगा तो कितना होगा, 18, ये हो गया 30, ये होगा 42, फिर से 2 जाएगा तो ये होगा 9, 15 एंड 21। अब क्या लेंगे, 3 लेंगे। सो 3 3 जा 9, 3 5 3 7। सो एचसीएफ क्या होगा, 2 × 2 × 3 दैट इज 12 होगा इसका एचसीएफ। सो हर एक रूम में 12 नंबर ऑफ टीचर्स को हम रख सकते हैं। तो ये तो टीचर सेम हो गया, लेकिन सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। मेरे बात समझने की कोशिश करो, जितने भी रूम होंगे ये सारे टीचर्स एक रूम में कितने रहेंगे, 12 टीचर रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमें कितना रूम अरेंज करना पड़ेगा, एक रूम में अगर 12 टीचर हैं, इंग्लिश कितने हैं, 36 है। ओके, सो नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश टीचर्स, एक रूम में कितने रहते हैं, 12 रहते हैं, क्योंकि एचसीएफ हमें मिल गया कितना, 12। सो 36 टीचर रहने के लिए कितने रूम चाहिए, 36/12, 36/12 कितना, 3 रूम्स चाहिए सिर्फ इंग्लिश टीचर्स के लिए। ओके, तो और बाकी टीचर्स के लिए हम निकालेंगे रूम। सो रूम फॉर हिंदी टीचर, नंबर ऑफ रूम, देखो एक रूम में 12, सो 60 टीचर रहने के लिए कितने रूम चाहिए, 60/12, ये है 5 रूम। एंड साइंस टीचर के लिए 84/12, ये कितना है, 7। सो टोटल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितना है, 3 + 5 + 7। सो कितना होगा, 15 नंबर ऑफ रूम्स आर देयर। ओके, टोटल नंबर ऑफ रूम कितना मिल गया हमें, 15। क्वेश्चन नंबर 28, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल क्वेश्चन में रिपीट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ये हमेशा गारंटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। सो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 2x² माइनस, पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे 2x² माइनस 1 + 2√2 × x, 1 + 2√2 × x प्लस √2 सपोज इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म एक्सपांशन करेंगे। ओके, सो 2x², अगर x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, -x और -2√2x प्लस √2 इक्वल टू कितना है, 0। सो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, 0 निकालेंगे, उसके बाद उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पे x कॉमन फैक्टर होगा तो ये होगा कितना, 2x - 1। ठीक उसी तरह यहाँ से कॉमन फैक्टर होगा √2, तो ये होगा कितना, 2x - 1 इक्वल टू 0। सो 2x - 1, 2x - 1 ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब तो क्या होगा, x - √2 इक्वल टू 0। अगर दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर ये 0 है, अदरवाइज ये 0 होगा। सो 2x - 1 इक्वल टू 0 और x - √2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, 1/2 और यहाँ पे x का वैल्यू √2। सो हमें 2 0 मिल गए, 1/2 एंड √2। सपोज हम एक 0 को 1/2 लेते हैं अल्फ़ा एंड अनदर 0
दैट इज बीटा दैट इज √2। तो अब हम क्या करना है, उस रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन को वेरीफाई करना है मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, राइट। तो इस इक्वेशन से हमें पहले क्या करना है, a b c को डिनोट करना है। a कितना है, a कितना है, ax, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। तो ax² का कोफिशिएंट होता है a, सो a के बदले यहाँ पे है कितना 2 और b के जगह कितना है देखो -1 + 2√2, x का कोफिशिएंट है b एंड c कांस्टेंट टर्म दैट इज c = √2। सो यहाँ पे LHS और RHS सेम होता है या नहीं चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो अल्फा के जगह मैं क्या पुट करूँगा, देखो यहाँ पे अल्फा यहाँ पे हो गया 1/2, बीटा के जगह पुट करूँगा √2 क्योंकि हमने यहाँ पे डिराइव किया है। अब देखेंगे -b/a ये इसके बराबर होता है या नहीं, -b/a मतलब -1 + 2√2, ओके, बाय a के जगह हम क्या करेंगे 2 यूज करेंगे। सो इसका वैल्यू क्या होगा देखो, एलसीएम जाएगा 2, सो 1 + √2/2 ये होता है या नहीं, देखो ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, सो 1 प्लस यहाँ पे 2√2 होगा, 1 प्लस यहाँ पे 2√2 होगा, एलसीएम अगर लेंगे तो ये भी हो गया 1 + 2√2/2। तो हमारा सम वेरीफाई हो गया, देखो LHS = RHS हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a होता है। सो यहाँ पे अल्फा क्या है 1/2 × √2, c यहाँ पे देखो क्या है √2/2। सो देखो ये भी हो गया √2/2 = √2/2। सो ये भी LHS = RHS है, ये भी LHS = RHS है, तो यहाँ पे लिखना हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट 29 नंबर, sin θ + cos θ = √3 गिवन है, तो प्रूव करना है tan θ + cot θ = 1। तो गिवन कंडीशन को यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। sin θ + cos θ = √3 हमें गिवन है, sin θ + cos θ = √3 यही गिवन है। ओके, तो हमें प्रूव करना है tan एंड cot में इसको कन्वर्ट करके प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे √3 है तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ओके, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, sin θ + cos θ का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा क्या, a² + b² + 2ab, सो sin² + cos² θ + 2 sin θ × cos θ इक्वल टू कितना है 3। सो इसका वैल्यू होगा कितना 1 + 2 sin θ × cos θ इक्वल टू 3। सो 2 sin θ cos θ कितना होगा, 2 sin θ × cos θ ये कितना होगा 3, अगर 1 उधर जाएगा तो माइनस होकर कितना होगा 3 - 1 दैट इज 2। ओके, सो sin θ × cos θ क्या है, sin θ × cos θ क्या है 2/2 दैट इज 1। सो sin θ × cos θ का वैल्यू हमें मिल गया 1। तो हमें क्या प्रूव करना है, tan θ + cot θ = 1 प्रूव करना है। तो LHS में क्या है, tan θ + cot θ, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे साइन और कॉस में। क्यों, क्योंकि हमें साइन और कॉस का वैल्यू पता है, तो इसीलिए इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या होगा, sin θ / cos θ प्लस cot θ को हम कैसे लिखेंगे, cos θ / sin θ। सो इसका एलसीएम क्या होगा, sin θ × cos θ होगा इसका एलसीएम। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, साइन × साइन कितना है sin² θ, ये होगा sin² θ + cos² θ। sin² θ cos² θ क्या होता है 1 होता है, सो 1/sin θ × cos θ। ओके, sin θ × cos θ का वैल्यू हमने यहाँ पे डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या 1। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे 1/1 = 1 which equals to RHS। ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, सो देखेंगे इसका और वाला क्वेश्चन, cos θ - sin θ, देखो LHS को पहले लिखेंगे, cos θ - sin θ + 1। ओके, LHS लिखेंगे cos A है यहाँ पे। ओके, cos A है
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये LHS है, लेकिन RHS में कौन सा है? देखो कोसेक और कॉट ये फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, उसको उसी फंक्शन हिसाब से हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन डिवाइड कर देंगे। ओके, अगर साइन डिवाइड करेंगे, साइन ए डिवाइड करेंगे बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए। मैंने क्यों साइन ए डिवाइड किया? क्योंकि राइट हैंड साइड में कोसेक और कॉट में है, तो इसीलिए मैं उसको कन्वर्ट करूँगा। तो 1 बाय साइन ए। ओके, ये न्यूमरेटर में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। देखो कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। ओके, सो इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। RHS में कॉट फंक्शन में था, इसीलिए मैंने इसको साइन में डिवाइड किया। समझ में आ गया? माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन क्या है, कोसेक ए। RHS में कोसेक और कॉट में था। ओके, मिल गया हमें। तो ये हो गया क्या, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। सो इसे मैं पहले क्या करूँगा, अरेंज करके लिख दूँगा। अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 ये होगा। मैं इसको अरेंज करके लिखूँगा, तो इसको भी मैं अरेंज करके लिखूँगा। क्या होगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, हमें कोसेक और कॉट के लेके एक आइडेंटिटी फॉर्मूला हमें पता है। क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस 1 के बदले उस वैल्यू को यूज करेंगे। ओके, उस वैल्यू को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, माइनस हम 1 के बदले क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 है और डिनोमिनेटर की टर्म को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो भी है हम इसे लिख देंगे। सो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू माइनस ये क्या होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। हम ए से लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, डिवाइडेड बाय जो है यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, सो हम न्यूमरेटर के टर्म से क्या कर सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले सकते हैं। ओके, सो कोसेक ए प्लस कॉट ए अगर कॉमन फैक्टर लेंगे तो यहाँ से क्या बच गया, ये तो चला गया, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस ये प्लस वाला चला गया, तो ये माइनस वाला होगा। तो माइनस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं लिखूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस क्या है, प्लस कॉट ए बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखो ये दोनों टर्म को कंपेयर करो, ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी प्लस 1 है, यहाँ पे भी प्लस 1 है, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या था, कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू RHS। सो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ऑन ए पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड हु वुड गेट टू ड्राइव द कार। उन दोनों के बीच कंफ्यूज हो गया कौन कार ड्राइव करेगा। ओके, दे हैड 1 कॉइन ईच एंड फ्लिप देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स। दोनों के पास एक कॉइन था और दोनों ने 3 बार उसको फ्लिप किया। सो अगर एक कॉइन को अगर हम 3 बार फ्लिप करते हैं और टॉस करते हैं तो उसका टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। देखो, आइदर हेड 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 हो सकता है, टेल टेल टेल, 2 हेड 1 टेल और 2 टेल 1 हेड। टोटल केस कितना हो सकता है, 8 केसेस हो सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन ए रो, मतलब क्या है, 2 हेड्स इन ए रो मतलब लगातार 2 हेड अगर आ गया विधि के पास तो वो कार चलाएगी।
तो दो हेड लगातार कहाँ पे है, कौन कौन सा केस पॉसिबल है पहले देखेंगे, उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि। देखो दो हेड कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे लगातार दो हेड है, एच 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 एक केस हो गया, एच 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 हो सकता है, देखो एच एच टी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार दो हेड है, लेकिन देखो यहाँ पे एच टी एच है तो ये नहीं हो सकता। और कौन सा केस हो सकता है, टी एच एच। ये 3 केसेस पॉसिबल है। सो दो हेड यहाँ पे लगातार है, 2 हेड्स इन ए रो मतलब लगातार दो हेड, क्लियर। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3/8 होगा। उसके बाद सेकंड उन्नति का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इट गेट्स ए हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए टेल, मतलब टेल के बाद हेड होना चाहिए, ओके, फॉलोड बाय ए टेल, टेल के बाद हेड आना चाहिए। कौन कौन से केस देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्नति, टेल के बाद हेड आना चाहिए। देखो पहला केस नहीं हो सकता, दूसरा केस भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखो ये केस हो सकता है, क्या है, एच टी एच हो सकता है, टेल के बाद हेड मतलब टी एच एच हो सकता है, टी टी एच हो सकता है और टी एच टी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 केसेस आर पॉसिबल। सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 4/8। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव दैट द कार डे, कौन सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 3/8 ज़्यादा है या 4/8 ज़्यादा है। 4/8 यहाँ पे ग्रेटर देन है, 4/8 ग्रेटर देन 3/8। सो उन्नति का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यहाँ पे है। नेक्स्ट 31 ए बिट, देखो द मंथली इनकम आर्यन एंड बबन आर इन द रेशियो 3:4। सो आर्यन और बबन का मंथली इनकम का रेशियो कितना है, 3:4। मतलब सपोज लेट द रेशियो ऑफ देयर इनकम, उनका इनकम का रेशियो कितना है, 3:4, मतलब 3x और 4x हम ले सकते हैं। और क्या गिवन है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7। सो हम क्या करेंगे, उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर को हम क्या लेंगे, लेट यहाँ पे रेशियो मैंने लिख दिया, रेशियो नहीं लिखना है, लेट देयर इनकम 3x एंड 4x एंड देयर एक्सपेंडिचर 5y एंड 7y, ओके। इफ ईच सेव्स 15,000 पर मंथ, सो उन दोनों ने कितने पैसे सेव करते हैं, 15,000। सो फाइंड देयर मंथली इनकम। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखना, हम सेविंग किसे कहते हैं, आप जितना इनकम करते हैं और जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर मैं उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो वो सेविंग होता है। सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आर्यन का इनकम क्या है, 3x, एक्सपेंडिचर क्या है, 5y। सो इनकम से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा तो उसका सेविंग हो जाएगा 15,000, ओके। ठीक उसी तरह बबन का उसी तरह हम क्या करेंगे, सेविंग निकाल सकते हैं, 4x माइनस 5y इक्वल टू, ये भी कितना है, दोनों सेम अमाउंट सेव करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और xy का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो कौन सा मेथड में सॉल्व करेंगे, सपोज एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 7y होगा, ओके। सो यहाँ पे हम एक वैल्यू को हम डिलीट करेंगे, सपोज एलिमिनेट करेंगे, सपोज ये दोनों को एलिमिनेट करेंगे। सो 3 4 का एलसीएम क्या है, 12। सो इक्वेशन 1 में अब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा कितना, 12x माइनस 4 मतलब 20y, ये 4 मतलब 60,000, ओके। ठीक उसी तरह इक्वेशन 2 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये भी 12x, ये कितना होगा माइनस 21y, ये होगा 45,000। सो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ओके। सो ये 12 कैंसिल हो गया। सो ये प्लस 21, ये कितना होगा, प्लस y इक्वल टू, ये कितना है 15,000। अगर y का वैल्यू 15,000 है तो x का वैल्यू क्या होगा, एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे, सपोज इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे 3x माइनस 5 इंटू वाई के जगह हम क्या करेंगे, 15,000 पुट करेंगे इक्वल टू 15,000, ओके। सो 5 इंटू 15,000 कितना है, 75,000। 3x माइनस 75,000 इक्वल टू 15,000। सो 3x इक्वल टू कितना होगा, 75,000 प्लस 15,000,
कितना होगा 90,000। ओके, सो x का वैल्यू कितना होगा 90,000 बाय 3 दैट इज 30,000। ओके, x का वैल्यू हमें मिल गया क्या 30,000, y का वैल्यू मिल गया 15,000। तो हमें क्या करना है, दोनों का इनकम निकालना है। हमें क्या पूछ रहा था, दोनों का फाइंड देयर मंथली इनकम्स। सो पहले हम क्या करेंगे, आर्यन के इनकम निकालेंगे। आर्यन का इनकम क्या था 3x दैट इज 3 इंटू x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 30,000, मतलब ये हो गया कितना 90,000। सो आर्यन का इनकम मंथली इनकम कितना है 90,000। ठीक उसी तरह कौन था बबन का कितना है, बबन का इनकम क्या है 4x, मतलब 4 इंटू 30,000। सो ये कितना होगा 120,000, 1,20,000 होगा उसका इनकम। नेक्स्ट और क्वेश्चन हम करेंगे। देखो यहाँ पे एक ग्राफिकल सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म बाय 2 लाइन्स एंड x एक्सिस, ये हमें निकालना है। तो पहले इक्वेशन को देखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, उसका प्रोसीजर क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो मैं यहाँ पे -6 लिख सकता हूँ। और हमें गिवन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसी तरह से हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 2x। और इस यहाँ पे एक टेबुलेशन हम करेंगे। ओके, सपोज दिस इज x, दिस इज y। सो अगर x का वैल्यू 0 होगा, ये हमेशा सिंपल चीज़ याद रखना, x 0 ले लेना। ओके, 0 अगर होगा तो y का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। ओके, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा 6 माइनस 2 कितना है 4। तो हमें मिल गया एक पेयरिंग 0 6 1 4। ओके, ठीक उसी तरह और एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। कौन सा इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 2, 2x माइनस वाई माइनस 2 है, अगर उधर लेंगे तो क्या होगा प्लस 2 हो जाएगा। ओके, सो y इक्वल टू कितना होगा 2x माइनस 2। सो इसे भी एक टेबल बनाएंगे। ओके, सो ये होगा x, ये होगा y। x के बदले अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये होगा कितना -2, और x के जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ पे भी मिल गया 0 -2 एंड 1 0। ओके, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट को लेके हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, उस कोऑर्डिनेट को लेके हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। सपोज हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ में डिनोट करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को डेमो करके दिखा लेता हूँ। सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x डैश y डैश, ये है 1 2 3 4 5। ठीक उसी तरह ये पॉजिटिव साइड है 5, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ओके, समझ में आ गया। तो पहले हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे 0 6 एंड 1 4। 0 मतलब x, y का वैल्यू 6, मतलब यहाँ पे 6, 0 6 मतलब ये y एक्सिस में ही रहेगा। सो दिस इज 0 6। और क्या है 1 4, देखो 1 और 4 ये है। ओके, सो ये दोनों पॉइंट को लेके हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और इस इक्वेशन को भी लिख देंगे। उसके बाद क्या है 0 -2, 0 y का वैल्यू -2, मतलब ये है 0 -2, और क्या है 1 0, x 1 और y 0, मतलब ये पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट को लेके भी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। जिस पॉइंट में ये दोनों स्ट्रेट लाइन मीट करेंगे ये होगा उसका सॉल्यूशन। तो आप लोग खुद ग्राफ पेपर में करके देखना, ये जो सॉल्यूशन होगा 2 2 होगा उसका सॉल्यूशन। ओके, 2 2 होगा उसका सॉल्यूशन अगर इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये तो हमें ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है,
एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। देखो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस में यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे बना है, तो उस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, सो इस एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ओके, हाफ बेस कितना होगा, देखो यहाँ पे 1 और 2 बेस होगा 2 यूनिट, और हाइट भी कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 है तो इसलिए ये भी होगा 2। तो ये आंसर क्या होगा, 2 स्क्वायर यूनिट होगा उसका एरिया, उस ट्राइंगल का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होगा। 5 year hence फादर एज विल बी 3 times एज ऑफ सन। ओके, 5 साल के बाद फादर का एज सन से 3 गुना होगा। 5 years ago फादर वाज 7 times एज ओल्ड एज सन। ओके, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज दोनों का ले जाएंगे। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ फादर का प्रेजेंट एज सपोज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगा, y। तो ओके, आफ्टर 5 ईयर फादर कितना होगा, 5 साल के बाद फादर का एज कितना होगा, x + 5। ठीक उसी तरह सन का एज कितना होगा, y + 5। सो बिफोर 5 ईयर्स और 5 years एगो, ये पहले हमें निकालना है। फादर का एज कितना होगा, फादर का एज होगा x - 5। ठीक उसी तरह सन का एज कितना होगा, y - 5। अब हमें इक्वेशन बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या इक्वेशन है, कंडीशन को समझेंगे। 5 साल के बाद फादर का एज सन से 3 गुना है, मतलब 5 साल के बाद फादर का एज कितना है, x + 5। सन का एज कितना है, y + 5। उसका कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो ये पहले हम इक्वेशन करेंगे। तो x + 5, ये मैं लिखूंगा कितना, 3y + 15। सो x + 5 - 3y - 15 = 0। सो इससे अगर इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे तो x - 3y - 10 = 0। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। ओके, पहला कंडीशन से। दूसरा कंडीशन में और एक इक्वेशन हमें मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, 5 years ago फादर वाज 7 times। ओके, 5 years ago मतलब x - 5 = 7 times था सन के एज से। ओके, तो इसके भी हम क्या करेंगे, x - 5 में डायरेक्ट लिखता हूँ, -7y + 35 = 0। सो x - 7y + 30 = 0। ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए। सो ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली x टर्म यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सो x - 3y - 10 = 0 और x - 7y + 30 = 0। सो माइनस करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये x कैंसिल हो गया। ओके, सो 7y - 3y कितना है, +4y - 30 - 10 माइनस कितना है, 40 = 0। सो 4y = हो गया 40। सो y का वैल्यू हमें मिल गया 40/4 दैट इज 10 years। ओके, y क्या है, सन का प्रेजेंट एज है। ओके, सो x का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो। ओके, पहला इक्वेशन क्या है, x - 3y मतलब 3 × 10 - 10 = 0। x - 30 - 10 = 0 दैट इज x - 40 = 0 हो गया। सो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 40। सो 40 क्या है, फादर का प्रेजेंट एज है 40 years और सन का प्रेजेंट एज है 10 years।